नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक बात। प्रधान शिक्षक के वेतन भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि आज अलग-अलग जिलों से एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग के लिए नए पत्र, नए फॉर्मेट और नई प्रक्रिया जारी होने लगी है। जी हाँ, ऊपर से आदेश उनको मिला है कि प्रधान शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया आरंभ की जाए और इससे पहले जो 83 कॉलम और एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग के लिए जो फॉर्म घूम रहे थे और जिस फॉर्म के माध्यम से इंफॉर्मेशन जो मांगी जा रही थी, उसमें हुए हैं बड़े बदलाव। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं कि बीपीएससी के कुछ डिटेल्स मांगे जा रहे हैं। मसलन बीपीएससी एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, यह जानना जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या आपका एप्लीकेशन नंबर होगा कि रोल नंबर होगा, क्या कैसे होगा, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या अब हस्तलिखित एप्लीकेशन की जरूरत है, कौन अग्रसारित करेगा, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान यह रखना है कि यह प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक दोनों के लिए वीडियो है और दोनों की दोनों प्रक्रिया जो है सेम होने वाली है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कि क्या है। आपके सामने एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग फॉर्म दिख रहा है। इसमें कुछ बदलाव आपको फर्स्ट लुक में ही दिख गया होगा, प्रथम दृष्टि आपने देख लिया होगा कि इसमें कुछ बदलाव आपको दिख रहे हैं। चलिए पहले पत्र को देखते हैं कि कौन सा पत्र है और किस जिले का पत्र है और जिसके माध्यम से सारी चीजें हुई है। आज गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से एक पत्र जारी किया गया है। वो पत्र जारी किया गया है सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। मैं आपको बताता चलूं या आप कहेंगे कि क्या यह राज्य का पत्र है, तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई भी जिला अगर कोई आदेश निकालता है तो बिना राज्य के कंसेंट के नहीं निकालता है। जो राज्य में जो ड्राफ्ट और जो एक नियम और एक प्राचीर खींची जाती है, एक लाइन खींची जाती है, उसी लाइन पे सारे जिलों को चलना होता है। ऐसा है नहीं है कि अपनी अपनी डफली और अपने अपने राग हो। तो यह जो नियम है ये सभी पे लागू होना ही चाहिए, क्योंकि उसी आधार पे जिला शिक्षा पदाधिकारी जो जिला का सबसे बड़ा पदाधिकारी है, वो अगर कोई निर्देश जारी करता है तो बिना अकॉर्डिंग ऑर्डर के वो नहीं करता है। तो चलिए क्या है ऑर्डर और जानते हैं क्या। आज ये पत्र जारी हुआ है जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के स्थापना शाखा से 2955 है और 6/9/2025 आज की डेट में, और सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है। विषय क्या है कि बीपीएससी के माध्यम से नवनियुक्त प्रधान शिक्षक 1 से 5 का विहित प्रपत्र में एचआरएमएस डाटा ऑनबोर्डिंग फॉर्म समर्पित करने के संबंध में। अब देखते हैं कि इस पत्र में आखिर कहा गया है। अब इसको जब तक नहीं समझेंगे, आगे जो फॉर्म है और फॉर्म में बदलाव को हम नहीं आपको इसको कोऑर्डिनेट कर पाएंगे और उससे एक दूसरे से संबद्ध नहीं कर पाएंगे। आगे कहा क्या गया है कि उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि बीपीएससी के माध्यम से नवनियुक्त प्रधान शिक्षक 1 से 5 का वेतन भुगतान, जी हाँ वेतन भुगतान के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु विहित प्रपत्र में एचआरएमएस डाटा ऑनबोर्डिंग फॉर्म की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक ये एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग फॉर्म होगा नहीं, ये फिल किया नहीं जाएगा, तब तक वेतन भुगतान की कार्रवाई आगे की नहीं जा सकती है, जिसकी अपरिहार्यता यहाँ बताई गई है। आगे कहा गया है कि अतः निर्देश दिया जाता है कि पत्र निर्गत तिथि से 3 दिनों के अंदर विहित प्रपत्र में एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग फॉर्म, प्रान, आधार, पैन, बैंक पासबुक, विद्यालय योगदान पत्र एवं औपबंधिक नियुक्ति पत्र की स्वच्छ छाया प्रति संलग्न कर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अब पहले यहां जान लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहला डॉक्यूमेंट्स आपको हो गया एचआरएमएस वाला, एचआरएमएस ये फॉर्म जो इसी को आप भरने जा रहे हैं। दूसरा हो गया जो प्रान आपका पहले से जनरेट है, वो प्रान वाला आपको फोटो। तीसरा पैन कार्ड का फोटो। तीसरा आपको हो गया, चौथा आपका हो गया बैंक आपको पासबुक। उसके बाद है पांचवा, क्या है आपको पांचवा होगा जिससे आपने ज्वाइन किया होगा, ज्वाइनिंग लेटर, वो ज्वाइनिंग लेटर। उसके बाद छठा क्या है, जिससे आप अपॉइंट हुए हैं, यानी जिसको आप नियुक्ति पत्र कहते हैं, यानी अपॉइंटमेंट लेटर। क्लियर है, ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। अब चलते हैं एचआरएमएस फॉर्म को कैसे फिल करना है। ये प्रान, पैन, आपको जो बैंक पासबुक है, ज्वाइनिंग लेटर है, नियुक्ति पत्र है, ये तो आपके पास उपलब्ध है। लेकिन ये एचआरएमएस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा, क्या हस्तलिखित फॉर्म भरना है, क्या क्या चीजें हैं, डिटेल्स, चलिए इसको एक एक करके हम जानते हैं। अब फॉर्म पे नजर दलाते हैं और देखते हैं कि क्या बदलाव हुआ है।
सबसे पहला बदलाव आपको सामने दिख रहा है बेसिक डिटेल्स में। बेसिक डिटेल्स में क्या है, यहां सबसे पहले नाम मांगा गया है। पहले यहीं से शुरू होता था, प्रीफिक्स यानी आपकी जो उपाधि है वो मांगी जाती थी। यहां ये दो चीजें जुड़ी है बेसिक डिटेल्स में। स्कूल का नाम, यानी जिस स्कूल में आप अभी काम कर रहे हैं उस स्कूल का नाम यहां अब मांगा गया। सबसे पहले उसी स्कूल का नाम मांगा गया है, ये नया डिटेल जुड़ा है। उसके अलावा कौन से ब्लॉक में काम करते हैं वह मांगा गया है। उसके बाद चलिए फोटोग्राफ्स है, आपको अपना पहला नाम डालना है, सेकंड बीच वाला नाम, लास्ट नाम, जेंडर अपने देने हैं, डेट ऑफ बर्थ डालने हैं, हाइट कितनी है इंच या फीट में दे सकते हैं, फादर का नाम क्या, ध्यान रखिएगा जिससे पे ये स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, उसको भरना कंपलसरी है। मदर नेम, आपको अपने माँ का नाम लिखना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो आपकी पहचान चिन्ह है वो आपको यहाँ डालना है। मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है, अगर मैरिड है तो ऑब्वियस है स्पाउस का नाम लिखना होगा। यदि आप पुरुष है तो अपने पत्नी का नाम, यदि आप महिला है तो अपने पति का नाम लिखेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे क्या क्या चीजें और मांगी जा रही हैं और कौन कौन से बदलाव हैं इस फॉर्म में वो देखेंगे। अब डिसेबिलिटीज डिटेल्स, क्या आप डिसेबल हैं, क्या आप दिव्यांग हैं, इसकी डिटेल्स आपको देनी है। अगर आप यस करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। यदि आप यस करते हैं, लिखा हुआ है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इफ सिलेक्टेड यस, यस करते हैं तो यहाँ अपने कौन से टाइप है डिसेबिलिटीज का वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इसको आप सब बड़े अक्षरों में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ऊपर कहा भी गया होगा नहीं भी कहा गया होगा, तो आपको यह ध्यान रखना है कि सब चीजों को ब्लॉक लेटर्स में ही आपको लिखने हैं। छोटे लेटर्स में आप इसको इग्नोर करेंगे, छोटे लेटर में नहीं लिखने के लिए। अब देखते हैं दिव्यांगता के, आप टाइप को लिख देंगे, उसके बाद कितना परसेंटेज है उसको लिखना होगा। उसके बाद आते हैं पर्सनल डिटेल्स में, ब्लड ग्रुप क्या है, आपका ईमेल क्या है, ये दोनों अगर नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा क्योंकि स्टार नहीं लगा हुआ है। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, जिसे आप वहां लिखना पड़ेगा। नेशनलिटी लिखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ स्टार नहीं लगा हुआ है, ऑब्वियस है आप इंडियन होंगे ही होंगे, फिर भी लिखना ही होगा। पैन नंबर मैंडेटरी है। प्रान नंबर आपके पास पहले से उपलब्ध है, उसे यहाँ लिखना होगा। आधार नंबर आपको यहाँ लिखना होगा, मैंडेटरी नहीं है, लिखना जरूर है। सोशल कैटेगरी, कौन से कैटेगरी में आते हैं, जनरल से आते हैं, बीसी में, ईबीसी, एससी, एसटी, आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस, ये मैंडेटरी है। लाइन 1 में, लाइन 2 में सारी डिटेल्स आपको लिख देनी है। उसके बाद कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, परमानेंट एड्रेस में है। डिस्ट्रिक्ट, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, और पिन कोड। क्लियर हो गया। अब आती है बात बीपीएससी एप्लीकेशन नंबर और बीपीएससी रोल नंबर। ये नया चीज आपको यहाँ जोड़ा गया है। अब यह चीज मिलेगा कहां, ध्यान देने की जरूरत है। कई सारे नंबर है बीपीएससी, एक होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, ध्यान रखिएगा, बीपीएससी एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। एक आपको होगा एप्लीकेशन नंबर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं एप्लीकेशन नंबर, और एक होता है आपको रोल नंबर। ये 3 अलग अलग चीजें हैं। अब रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आपने फॉर्म भरने के लिए रजिस्टर्ड किया होगा, ध्यान रखिएगा, उस समय आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हुआ होगा, और वो ही जो रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप काउंसलिंग कराने गए होंगे तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स वहां से काउंसलिंग के लिए अपलोड कर बताया होगा कि आप काउंसलिंग में इसे आप दिखाइए, वहां उसी पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर ही ऐसे क्रॉस में वो लिखा रहता है। ध्यान रखिएगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जब अपने फॉर्म भरने से पहले सबसे पहला काम रजिस्टर्ड किया होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद अप्लीकेशन किया होगा, अप्लाई जब आपने किया होगा, जरूरी नहीं है जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ फॉर्म अप्लाई ही करे। इसलिए रजिस्ट्रेशन के बाद यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो जब फॉर्म पूरा फिल कर दे देंगे, तब फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर इशू होता है। और ये कब मिलता है, जब आपने फॉर्म भर दिया होगा, सबमिट किया होगा, तो उस फॉर्म में ये एप्लीकेशन नंबर आपको वहां से मिलता है। और वही एप्लीकेशन नंबर की मांग यहाँ हो रही है कि न कि रजिस्ट्रेशन नंबर की। उसके बाद है आपका रोल नंबर। रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे है, और ये एप्लीकेशन नंबर पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये कहां से मिलेगा, जो आपने फॉर्म भरा होगा तो उसका प्रिंट आउट आपने लिया होगा, भी योगदान के समय भी वो लगा होगा, उसी में एप्लीकेशन नंबर वो लिखा हुआ। यह सबसे जरूरी चीज है। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भरना है क्योंकि यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर की मांग नहीं हो रही है। चलिए आगे देखते हैं इंप्लॉय ऑफिशियल डिटेल्स। इंप्लॉय टाइप में क्या है, बीपीएससी आपको हेड टीचर, उन्होंने भर के दिया है, अपना सारा चीज भर दिया है, कोई नई चीज उन्होंने नहीं बताई है। इंप्लॉय पहले यहाँ भरा जाता था कि इंप्लॉय टाइप क्या है, परमानेंट भरा जाता था इस तरह से, लेकिन उन्होंने लिख दिया है कि यहाँ क्या भरना है, बीपीएससी हेड टीचर भरना है। सर्विस टाइप का क्या स्थिति है, स्टेट गवर्नमेंट भरा जाना है। कैडर क्या है, द बिहार एलिमेंट्री
स्कूल हेड टीचर कैडर है। पहले कैडर कुछ और भरा जाता था, अब कुछ और कैडर है। यहाँ कैडर में भरा जाता था डिस्ट्रिक्ट, सर्विस टाइप आपको परमानेंट भरा जाता था, इंप्लॉई टाइप रेगुलर इत्यादि, यही सारी चीजें पहले भरी जाती थी। अब देखिए यहाँ सारी चीजें बदल दी गई हैं। पेरेंट डिपार्टमेंट क्या है? एजुकेशन डिपार्टमेंट पहले भी था। करेंट डिपार्टमेंट पे क्या है? एजुकेशन डिपार्टमेंट, ऑब्वियस है। करेंट डेजिग्नेशन आपको हेड टीचर है। करेंट ऑफिस क्या है? जिस आप जिले से संबद्ध रखते हैं उसी जिले से आपको यहाँ, क्योंकि इन्होंने भर के दे दिया है कि शिक्षक को दिक्कत नहीं हो, तो उन्होंने, चूंकि गोपालगंज का पत्र है तो गोपालगंज का डी ऑफिस का नाम वहां लिखा हुआ है। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बीपीएससी पहले से टाइप्ड है। ऑर्डर इशू आपको ऑफिस अथॉरिटी कौन? डीओ गोपालगंज, उन्होंने पहले लिख दिया है कि आपको जरूरत नहीं पड़े। अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, हाँ, जिस आपको नियुक्ति पत्र से आपको नियुक्त किया गया होगा तो उस पूरे नियुक्ति पत्र का आपको नंबर यहाँ आपको लिखना होगा। अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, कौन से डेट को आपको नियुक्ति पत्र जारी हुआ वो लिखना होगा। 17/7 ही तो लगभग सबको है। उसके बाद ज्वाइनिंग की बात है। ज्वाइनिंग चार्ज टेकन डेट, ज्वाइनिंग चार्ज, अब कब ज्वाइन आपने किया था उस डेट को लिखना होगा। 21 को किया या 25 को किया, 22 को किया, वो लिखना होगा। और ज्वाइनिंग टाइम, कब ज्वाइन किया, एम में किया कि आपको पीएम में किया, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। या आगे कुछ नोट्स भी उन्होंने लिखा है, यहाँ लिखा है नोट में अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, डेट के कॉलम में औपबंधिक नियुक्ति पत्र का ऑर्डर नंबर, डेट ही अंकित करें, विद्यालय पदस्थापन का नहीं। यहाँ क्लियर किया गया है कि आपको चूंकि 3 पत्र मिले थे, एक मिला था आपको नियुक्ति पत्र मिला था, नियुक्ति पत्र मिला था, एक मिला था पदस्थापना पत्र मिला था, और एक मिला था आपको योगदान पत्र। तो यहाँ जो डिटेल्स डालनी है ये नियुक्ति पत्र की डालनी है। यही बात यह कहा जा रहा है, पदस्थापन का नहीं डालना है, ये वहां इन्होंने क्लियर कर दिया है। अब चलते हैं आगे क्या क्या चीजें और भरनी है, ये ध्यान देखिए। पहले ये सारी चीजें कुछ और होती थी, अब सारी चीजें बदल गई हैं। अब आगे है इंप्लॉय डिटेल में। अब देखिए क्या क्या इंप्लॉय डिटेल में मांगी जा रही है। यहाँ है प्रान नंबर, गवर्नमेंट क्वार्टर ऑक्युपाइड है नहीं तो नो ही होगा, ठीक है। तो आगे जब नो है तो कुछ इन सब चीजों की जरूरत है नहीं। अब करेंट एड्रेस में क्या है, यदि सेम एड्रेस है परमानेंट तो यस मार दीजिए, तो भरने की जरूरत नहीं है। फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर में आपको यहाँ डिटेल डालने की जरूरत है। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर खींच लेते हैं और फिर आपको इस पे आपको जानकारी हम दे देते हैं। रिलेशनशिप क्या है, फैमिली मेंबर में रिलेशनशिप, वाइफ का नाम देंगे तो यहाँ वाइफ लिख देंगे, उनका नाम लिखेंगे, जेंडर लिख देंगे उनका। ध्यान रखिएगा अगर पुरुष है तो आप यहाँ नॉमिनी में आप अपने पत्नी का नाम लिखेंगे तो वाइफ होगा, अगर महिला है तो आप यहाँ हस्बैंड लिखेंगे और हस्बैंड का नाम यहाँ लिखेंगे। यहाँ जेंडर उनका हस्बैंड है, मेल लिखेंगे। उसी अनुसार जो भी नॉमिनी होगा उसके आप जेंडर को आइडेंटिफाई करेंगे। और इस जो नॉमिनी होगा उन्हीं का डेट ऑफ बर्थ लिखना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, अगर स्पाउस है आप तो ऑब्वियस है कि मैरिड है। अगर ये इसलिए मैरिटल स्टेटस की बात यहाँ हो रही है कि अगर आप सिंगल हैं तो क्या होगा, तो आप सिंगल है तो जरूरी नहीं है कि अपने भाई को बना सकते हैं, पिता को बना सकते हैं, बहन को बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं हस्बैंड वाइफ में ही नॉमिनी हस्बैंड वाइफ हो सकता है बेटा को बना सकते हैं, बेटी को बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है एम्प्लॉय पर। फिजिकल डिसेबल है या नहीं, नो भर देंगे, यस होंगे तो यस भरेंगे। अगर परसेंटेज है, यस भरे हैं तो परसेंटेज लिखना पड़ेगा। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट अगर इनकम इफ सेलेक्टेड यस इंडिपेंडेंट, कि आप ध्यान रखिएगा डिपेंडेंट में आपको करना क्या है कि वो जो भी नॉमिनी है क्या आप डिपेंडेंट है तो यस कीजिए, क्या वो इंप्लॉय है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। और नॉमिनी, नॉमिनी यस, यस कर दीजिए, सीधी सी बात है। ग्रेचुटी परसेंट, ग्रेचुटी कुछ नहीं है, इफ सेलेक्टेड यस, ध्यान रखिएगा इन परसेंटेज में अगर ग्रेचुटी की जब बात आती है तो परसेंटेज में कितना होगा, आप सीधा 100% लिख दीजिएगा। पीएफ कुछ है नहीं यहाँ तो सीधा इसको आप नो कर देना है। क्लियर है, यहाँ आपने परसेंटेज की बात की, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटीज की बात नहीं है, यहाँ की बात है यस में, ठीक है। ग्रेचुटी इन परसेंटेज इफ सेलेक्टेड यस इन नॉमिनी तो आपको 100% उसको दे देना पड़ेगा। 100% देखिए आप जैसा चाहे 50% दे, कितना परसेंट तो आप वो कर सकते हैं, लगभग लोग वो 100% ही करते हैं। अब चलने की बात आती है बैंक डिटेल्स की। बैंक डिटेल्स में बैंक का आप यहाँ नाम लिखेंगे, ब्रांच का नाम लिखेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे, आईएफएससी की लिखेंगे। उसके बाद पे इंटाइटलमेंट फॉर ऑफिस यूज ओनली, इसको आपको नहीं भरना है, ये चूंकि ऑफिस ही भरेगा, आपको कुछ नहीं पता है कि क्या क्या चीजें होनी है। ये क्लियर उन्होंने लिख दिया है कि इसको सारा ऑफिस को ही ये काम करना है, ये इन सारी चीजों को आपको नहीं छूना है। क्लियर है। अब बात आती है आगे।
अब आगे बात आती है और आगे आता है जांचोपरांत अग्रसारित एवं अनुशंसित विद्यालय का पत्रांक एवं दिनांक ये करेगा कौन। सबसे पहले देख लेते हैं, आप अपना फॉर्म भरेंगे, यहाँ दस्तखत कर देंगे, नाम मार देंगे। अब ये करेगा कौन, ये जहां भी डीडीओ होंगे, डीडीओ विद्यालय होंगे जो चिन्हित प्रधानाध्यापक होंगे मध्य विद्यालय के, वो करेंगे अनुशंसित और अग्रसारित, और अपना पत्रांक दिनांक यहाँ आपको डालेंगे। जहां वो नहीं होंगे तो बीओ उस चार्ज में होते हैं, वो करेंगे। और माध्यमिक वालों के लिए बीओ ही चार्ज में होते हैं और बीओ ही उसको करेंगे। लेकिन 1 से 5 हेड टीचर में बहुत ऐसे जगह है जहां डीडीओ यानी चिन्हित प्राधिकृत मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को इन सब चीजों के लिए आपको ऑथराइज किया जाता है, जिसे पूर्व में डीडीओ का आपको कहा जाता था। वो लोग इसे करेंगे। 2 कंडीशन है, डीडीओ है तो डीडीओ करेंगे 1 से 5 के लिए, डीडीओ नहीं है तो बीओ करेंगे। और माध्यमिक में यानी 9 से लेकर 12 यानी 11 12 वाले वो एचएम को बीओ करेंगे। क्लियर है। ये सारा का सारा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ये ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया होगी और वेतन के निर्धारण की कार्रवाई आपको चलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है वीडियो पसंद आया होगा, जो बदलाव हुए हैं वो पसंद आया होगा और उससे आप अपडेट हुए होंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इंफॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।